हम जिन गलतियों की निंदा और सजा देना चाहते हैं वे इतनी सोची समझी, इतनी घातक और इतनी विनाशकारी रही हैं कि सभ्यता उन्हें नजरअंदाज करना बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह उनके दोहराए जाने पर जीवित नहीं रह सकती। ये शब्द थे जस्टिस रॉबर्ट एच जैक्सन के, न्यूरम्बर्ग ट्रायल के मुख्य अमेरिकी वकील। और उन्होंने एक और बहुत अहम बात कही थी, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस रिकॉर्ड पर हम आज इन प्रतिवादियों का न्याय कर रहे हैं वह वही रिकॉर्ड है जिस पर इतिहास कल हमारा न्याय करेगा। सोचने वाली बात है ना? नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं, न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स। ये वो मुकदमे थे जो दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के ठीक बाद नाजी जर्मनी के बड़े नेताओं पर चलाए गए थे। हमारी आज की बातचीत का आधार Scroll.in में छपा एक लेख है। ये लेख इन ट्रायल्स की लगभग 80वीं सालगिरह के नजदीक आने पर उनकी विरासत और आज के दौर में उनकी क्या अहमियत है, इस पर एक आलोचनात्मक नजरिया पेश करता है। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह भी है कि जेम्स वांडरबिल्ट की एक फिल्म न्यूरम्बर्ग भी जल्द ही आने वाली है। शायद इससे इस विषय में लोगों की दिलचस्पी और बढ़े। तो आज हम समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं? हम ये जानेंगे कि ये न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स इतने खास क्यों थे, इनका कानूनी और ऐतिहासिक असर क्या रहा, और क्यों आज वैसा कुछ करना शायद मुमकिन नहीं लगता। ये टॉपिक यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून, विश्व इतिहास, नैतिकता, सब कुछ जुड़ा है इससे। और जाहिर है आम जानकारी के लिहाज से भी ये काफी दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स आखिर थे क्या? हाँ, तो देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण था। मतलब एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल, जिसे शॉर्ट में IMT कहते हैं। इसे मित्र राष्ट्रों ने, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, इन्होंने मिलकर बनाया था। ये मुकदमा नवंबर 1945 से शुरू होकर अक्टूबर 1946 तक चला, जर्मनी के न्यूरम्बर्ग शहर में। और इसमें नाजी जर्मनी के करीब 24 बड़े राजनीतिक और फौजी नेताओं पर, और साथ ही SS और गेस्टापो जैसे उनके बड़े संगठनों पर भी गंभीर आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया था। इसे अक्सर इतिहास का सबसे बड़ा ट्रायल भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्या खास था इसमें इतना? हाँ, बिल्कुल। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी, और यही इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, कि ये पहली बार था जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश के, मतलब इतने बड़े नेताओं को उनके पद पर रहते हुए किए गए कामों के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया। इसने एक बहुत ही क्रांतिकारी सिद्धांत स्थापित किया कि आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मैं तो बस ऊपर से मिले हुक्म मान रहा था। नहीं, ये बचाव खारिज कर दिया गया। हर व्यक्ति, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर हो, अपने कामों के लिए जवाबदेह है। अच्छा, मतलब जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स वाला बहाना नहीं चला? बिल्कुल, वो बहाना यहाँ नहीं चला। और ये न्यूरम्बर्ग में ही क्यों हुआ, इसके पीछे भी वजह थी। सवाल मेरे मन में भी था, न्यूरम्बर्ग ही क्यों? देखिए, इसके पीछे कुछ तो प्रतीकात्मक कारण थे। न्यूरम्बर्ग शहर नाजी पार्टी का एक तरह से गढ़ माना जाता था। उनकी बड़ी बड़ी रैलियां वहीं होती थीं, तो वहीं पर मुकदमा चलाना अपने आप में एक संदेश था। और व्यवहारिक कारण भी थे। युद्ध के बाद जर्मनी में ज्यादातर बड़ी इमारतें तो तबाह हो चुकी थीं। न्यूरम्बर्ग का जो पैलेस ऑफ जस्टिस था, वो उन कुछ गिनी चुनी इमारतों में से था जो काफी हद तक सही सलामत बच गई थी। और वो इतनी बड़ी थी कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे के लिए जरूरी इंतजाम, सुरक्षा वगैरह वहां हो सकते थे। समझ गया। तो कटघरे में कौन लोग थे? कुछ बड़े नाम जिनका मुकदमा चला? हाँ, कई बड़े चेहरे थे इसमें, जैसे हरमन गोरिंग, जो हिटलर का सबसे करीबी माना जाता था और जर्मन वायुसेना लुफ्टवाफे का प्रमुख था। फिर विदेश मंत्री जोकिम वॉन रिबेंट्रॉप थे। बड़े फौजी कमांडर जैसे विल्हेम कीटल और अल्फ्रेड जोडेल। एल्बर्ट स्पीयर भी था, जो हिटलर का पसंदीदा आर्किटेक्ट था और बाद में हथियार मंत्री बना। और एक नाम जूलियस स्ट्राइकर का भी था, जो अपने यहूदी विरोधी नफरत भरे प्रोपेगेंडा के लिए कुख्यात था। और जो सबसे बड़े नाम थे, हिटलर, हिमलर, गुइबल्स। हाँ, वो लोग मुकदमे तक पहुंच ही नहीं पाए। उन्होंने पहले ही आत्महत्या कर ली थी। अच्छा, और इन पर आरोप क्या लगाए गए थे? मुख्य चार्जेस क्या थे? मोटे तौर पर 4 मुख्य आरोप थे। पहला था शांति के खिलाफ अपराध, मतलब युद्ध छेड़ने की साजिश रचना और फिर युद्ध छेड़ना। दूसरा, युद्ध अपराध, यानी युद्ध के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून होते हैं उनका उल्लंघन करना, जैसे युद्ध बंदियों के साथ बुरा बर्ताव करना या आम नागरिकों को मारना। तीसरा आरोप था मानवता के खिलाफ अपराध या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसमें आम नागरिकों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न, उनकी हत्याएं, उन्हें देश निकाला देना, ये सब शामिल था।
और चौथा आरोप था इन सभी अपराधों को करने की एक मिलीजुली साजिश रचना। ये समझना भी जरूरी है कि ये ट्रायल्स एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे ऐतिहासिक माहौल में हुए थे, है ना? चुका था और मित्र राष्ट्रों का उस पर पूरा कब्जा था। उन्होंने बिना शर्त आत्मसमर्पण करवाया था। और दूसरी तरफ ये वो छोटा सा वक्त था जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बने सहयोगी यानी पश्चिमी देश और सोवियत संघ वो अभी भी किसी हद तक साथ मिलकर काम कर रहे थे। शीत युद्ध की वो जो गहरी दुश्मनी बाद में बनी वो अभी शुरू नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति आज के दौर में सोचना भी मुश्किल है। सही कहा। अच्छा, होलोकॉस्ट की मतलब यहूदियों के उस भयानक नरसंहार की इस ट्रायल में क्या भूमिका रही? देखिए, हॉलोकॉस्ट निश्चित तौर पर ट्रायल का एक बहुत अहम हिस्सा था। हालांकि ये कहना कि पूरा ट्रायल सिर्फ उसी पर केंद्रित था वो शायद सही नहीं होगा। अभियोजन पक्ष ने यहूदियों पर जो भयानक जुल्म हुए थे उन्हें नाजी हुकूमत के अपराधों के सबूत के तौर पर बार बार पेश किया। कुछ लोग जो उस नरसंहार से बच निकले थे उन्होंने खुद आकर गवाही दी और फिर जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे जैसे बेल्सन, बुचेनवाल्ड, वहां से आज़ादी के बाद जो फिल्में बनाई गईं वो भयावह फुटेज कोर्ट में दिखाए गए। कहते हैं कि उन्हें देखकर कटघरे में बैठे कुछ लोग भी हिल गए थे और ऑशविट्स कैंप का जो कमांडर था रूडोल्फ हॉस, उसकी गवाही भी बहुत चौंकाने वाली थी। उसने बिल्कुल ठंडे तरीके से बताया कि कैसे गैस चैम्बरों में लोगों को मारा जाता था। क्या नाजियों ने जिन दूसरे समूहों को सताया था जैसे रोमानी लोग या समलैंगिक, उनका भी जिक्र आया था? हाँ, जिक्र तो हुआ लेकिन तुलनात्मक रूप से बहुत कम। जो मुख्य ट्रायल था उसमें ज्यादा ध्यान युद्ध छेड़ने के अपराध, युद्ध अपराधों और खासकर यहूदियों पर हुए अत्याचारों पर ही रहा। रोमानी लोग, विकलांग, समलैंगिक या दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक समूह, उन पर हुए अत्याचारों पर उतना फोकस नहीं था। इन ट्रायल्स ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी काफी बदला। कुछ नई कानूनी बातें सामने आईं, कॉन्सेप्ट्स। हाँ, ये न्यूरमबर्ग का एक बहुत बड़ा, शायद सबसे स्थायी योगदान है। सबसे महत्वपूर्ण चीज थी मानवता के खिलाफ अपराध यानी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की अवधारणा। इसे एक वकील थे हर्ष लॉटरपैक्ट, उन्होंने काफी आगे बढ़ाया। इसका मतलब ये था कि अगर कोई सरकार अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर और योजनाबद्ध तरीके से अत्याचार करती है, जैसे हत्या, देश निकाला, गुलामी, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाएगा। इसने उस पुरानी सोच को सीधी चुनौती दी कि कोई सरकार अपने लोगों के साथ क्या करती है ये उसका अंदरूनी मामला है। अच्छा। और एक और मिलती जुलती लेकिन थोड़ी अलग अवधारणा थी नरसंहार या जेनोसाइड की। ये शब्द राफेल लेम्किन नाम के एक वकील ने गढ़ा था। लेम्किन का तर्क था कि नाजी सिर्फ लोगों को नहीं मार रहे थे, वो पूरे के पूरे समूहों को, जैसे यहूदियों को, जड़ से मिटा देना चाहते थे। तो ट्रायल में इन दोनों में से किसका इस्तेमाल हुआ, मानवता के खिलाफ अपराध या नरसंहार? न्यूरमबर्ग के जजों ने मानवता के खिलाफ अपराध वाली अवधारणा को ज्यादा तवज्जो दी। हालांकि नरसंहार शब्द का भी इस्तेमाल हुआ अभियोग पत्र में। मानवता के खिलाफ अपराध का दायरा थोड़ा ज्यादा व्यापक था और मित्र राष्ट्रों को इसके तहत जर्मन नेताओं को युद्ध से पहले अपने ही नागरिकों पर किए गए जुल्मों के लिए भी सजा देने की गुंजाइश मिलती थी। नरसंहार की जो अवधारणा लेम्किन ने दी थी उसे बाद में 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने एक अलग अंतर्राष्ट्रीय संधि जेनोसाइड कन्वेंशन के तौर पर अपनाया। लेकिन इसे साबित करना अक्सर ज्यादा मुश्किल माना जाता है क्योंकि इसमें यह साबित करना होता है कि किसी समूह को नष्ट करने का इरादा था। समझ गया। ट्रायल के दौरान कुछ खास पल या ऐसी घटनाएं भी हुई होंगी जो यादगार रहीं? हाँ, कई ऐसे पल थे। जैसे हर्मन गोरिंग, वो खुद को मुख्य आरोपी समझता था और उसने कोर्ट पर हावी होने की बहुत कोशिश की। अमेरिकी वकील जस्टिस जैक्सन ने जब उससे जिराह की तो वो काफी चर्चित हुई। कहते हैं गोरिंग बहुत चालाक था। वो सवालों के अनुवाद पर बार बार आपत्ति जताकर सोचने का वक्त निकाल लेता था। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ सबूत इतने ज्यादा थे कि उसे चारों मुख्य मामलों में दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। एक और दिलचस्प किस्सा रुडोल्फ हेस का है, जो कभी हिटलर का डिप्टी हुआ करता था और 1941 में अजीब तरह से स्कॉटलैंड भाग गया था। उसने कोर्ट में कहा कि उसे कुछ याद ही नहीं है, उसे एमनेशिया हो गया है। आखिर में उसे आजीवन कारावास मिला। और एल्बर्ट स्पीयर का मामला भी काफी अलग था। वो हिटलर का पसंदीदा आर्किटेक्ट था, बाद में हथियार मंत्री बना। उसने कोर्ट में थोड़ा सहयोग किया, कुछ हद तक जिम्मेदारी मानी, पछतावा भी दिखाया।
हालांकि उसने ये कहा कि उसे हॉलोकॉस्ट की सीधी जानकारी नहीं थी। इस बात पर बाद में काफी विवाद हुआ, लेकिन उसके इस रवैये की वजह से उसे मौत की सजा नहीं मिली, 20 साल की कैद हुई। तो आखिर में फैसले क्या रहे? कितनों को सजा हुई? कुल मिलाकर 24 मुख्य आरोपी थे। उनमें से 12 को मौत की सजा दी गई, 3 को आजीवन कारावास मिला, 4 लोगों को 10 से 20 साल तक की जेल की सजा मिली और 3 लोगों को बरी कर दिया गया। बरी भी हुए? हाँ, 3 लोग बरी हुए, जिस पर सोवियत जज ने काफी नाराजगी भी जताई थी और गोरिंग ने सजा मिलने से एक रात पहले ही सायानाइड खाकर आत्महत्या कर ली थी। एक और आरोपी था मार्टिन बॉमन, उसे गैर मौजूदगी में मौत की सजा दी गई थी। बाद में पता चला कि वो बर्लिन की लड़ाई में ही मारा गया था। अच्छा, क्या न्यूरमबर्ग के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय की ऐसी कोशिशें हुई? हाँ, कुछ हद तक हुई। लगभग उसी समय टोक्यो में जापान के युद्ध अपराधियों के लिए भी एक ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण बनाया गया था, जिसे IMTFE कहते हैं। फिर काफी सालों तक ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर 1990 के दशक में जब यूगोस्लाविया टूटा और वहां भयंकर हिंसा हुई और रवांडा में नरसंहार हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इन खास मामलों के लिए 2 अलग-अलग ट्रिब्यूनल बनाए, एक यूगोस्लाविया के लिए ICTY और एक रवांडा के लिए ICTR। इन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए और कई लोगों को सजा भी दी। और फिर इनसे सींचते हुए ही ICC बना, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC की स्थापना हुई। ये हेग में स्थित है। तो अब हमारे पास ये स्थायी ICC है। सवाल ये है कि क्या ये न्यूरमबर्ग की विरासत को सही मायनों में आगे बढ़ा पा रहा है? ये कितना असरदार है? देखिए, ICC का मकसद तो बहुत बड़ा है। नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध जैसे सबसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराना। लेकिन इसकी राह में चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि दुनिया की कई बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ये इसके सदस्य ही नहीं है। ये इसके अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से मानते नहीं हैं। ये तो बड़ी सीमा है। हाँ, और ICC अभी कई मामलों की जांच कर रहा है, जैसे यूक्रेन में रूस के कथित अपराधों की, या फिर गाजा में इजरायल और हमास दोनों के कथित अपराधों की। लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि ICC उन्हीं नेताओं पर शिकंजा कस पाता है जो या तो छोटे, कमजोर देशों के होते हैं या जिनके पीछे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ताकतवर देश नहीं खड़ा होता। शक्तिशाली देशों के नेता या उनके सैनिक, उन पर कार्रवाई करना बहुत मुश्किल होता है। वो जांच में सहयोग नहीं करते, गिरफ्तारी के वारंट को नजरअंदाज कर देते हैं। और इसकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठते रहे। हाँ, ये आरोप भी लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ICC पश्चिमी देशों के एजेंडे पर चलता है, कुछ कहते हैं कि ये अफ्रीकी नेताओं को ज़्यादा निशाना बनाता है। इसे नव उपनिवेशवाद का एक रूप भी कहा गया है, क्योंकि ज़्यादातर मामले अफ्रीकी देशों से जुड़े रहे हैं। और ये भी सच है कि आज तक किसी बड़े पश्चिमी देश के नेता पर कोई मामला नहीं चला है, बल्कि अभी हाल में जब ICC के प्रोसिक्यूटर ने इजरायली नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की अर्जी दी, तो अमेरिका ने ICC पर पाबंदियां लगाने की धमकी तक दे डाली। अच्छा। और एक और बड़ी व्यवहारिक समस्या है, ICC के पास अपनी कोई पुलिस फोर्स या सेना नहीं है। उसे किसी को गिरफ्तार करने या सबूत जुटाने के लिए सदस्य देशों के सहयोग पर ही निर्भर रहना पड़ता है, और वो सहयोग हमेशा मिलता नहीं है। तो यहीं पर scroll.in के उस लेख का मुख्य तर्क आता है कि आज के ज़माने में न्यूरमबर्ग जैसा ट्रायल शायद मुमकिन ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों लगता है? क्यों आज वैसा हिसाब किताब मुमकिन नहीं है? हाँ, देखिए, न्यूरमबर्ग कुछ बहुत ही खास, बहुत ही असाधारण परिस्थितियों का नतीजा था। पहली बात, एक देश यानी जर्मनी की पूरी तरह से सैन्य हार हुई थी और जीतने वाली ताकतों का उस पर पूरा कब्जा था। दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात कि वो जीतने वाली ताकतें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, वो उस वक्त कम से कम इस मुद्दे पर न्याय करने के लिए एकजुट थीं। भले ही उनके अपने अपने हित और विचारधाराएं अलग थीं, लेकिन नाजी अपराधों की भयावहता ने उन्हें एक साथ ला दिया था, कम से कम कुछ समय के लिए। और आज वो स्थिति नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया बहुत अलग है। पहली बात तो ये कि देश, खासकर बड़े और ताकतवर देश, अपने नेताओं या अपने सैनिकों को किसी बाहरी अंतर्राष्ट्रीय अदालत के हवाले करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। वो इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानते हैं। अगर उन्हें कोई हिसाब करना भी होता है तो वो अपने देश के अंदर अपनी अदालतों में करना पसंद करते हैं, या फिर करते ही नहीं है। और दूसरी बात, वो जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का एक छोटा सा दौर था जब दुनिया ने
इतनी भयानक तबाही देखी थी कि न्याय की एक सामूहिक इच्छा पैदा हुई थी और पूरब और पश्चिम के बीच एक अस्थायी एकता थी, वो दौर अब नहीं है। आज तो दुनिया में विभाजन बढ़ रहा है, बड़ी ताकतों के बीच टकराव है। ऐसे माहौल में न्यूरमबर्ग जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और न्याय की उम्मीद करना कम से कम निकट भविष्य में तो मुश्किल लगता है। तो अबे हम संक्षेप में देखें तो न्यूरमबर्ग ट्रायल्स ऐतिहासिक रूप से तो बेहद महत्वपूर्ण थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने व्यक्तिगत जिम्मेदारी और मानवता के खिलाफ अपराध जैसे सिद्धांत दिए जो आज भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की बुनियाद हैं। उन्होंने ये दिखाया कि सत्ता में बैठे लोग भी कानून से ऊपर नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, ये उनकी स्थायी विरासत है। लेकिन हमने ये भी समझा कि वो एक बहुत ही खास ऐतिहासिक पल की पैदाइश थे। आज हमारे पास आईसीसी जैसी संस्था है जो एक स्थायी कोशिश है, लेकिन वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, बड़ी ताकतों के असहयोग और अपनी कोई सीधी कार्रवाई करने की क्षमता न होने जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही हैं। वो न्यूरमबर्ग वाला मॉडल आज दोहराना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये पूरी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसे विकसित हुआ, राज्य की संप्रभुता और मानवाधिकारों के बीच का तनाव, वैश्विक शासन की क्या सीमाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की असलियत क्या है, इन सबको समझने में मदद करती है। और जाहिर है नैतिकता यानी जीएस पेपर 4 और विश्व इतिहास के लिए भी ये बहुत प्रासंगिक है। और आम श्रोताओं के लिए भी मुझे लगता है ये इतिहास से एक जरूरी सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि न्याय पाना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब अपराध बहुत बड़े पैमाने पर हुए हों और करने वाले बहुत ताकतवर लोग हों। ये हमें आज दुनिया में चल रहे संघर्षों में जवाबदेही की जो चुनौतियां हैं, उन्हें बेहतर समझने में मदद करता है। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं जिस पर सोचा जा सकता है, अगर न्यूरमबर्ग जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल आज की भू राजनीतिक सच्चाई में संभव नहीं लगते और आईसीसी जैसी संस्थाओं की भी अपनी सीमाएं हैं, तो फिर भविष्य में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए जवाबदेही तय करने के क्या रास्ते बचते हैं? क्या हमें सिर्फ देशों की अपनी न्याय व्यवस्था पर ही निर्भर रहना होगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्याय के कुछ नए अलग तरह के मॉडल उभर सकते हैं? या क्या वाकई बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय का वो युग जिसका सपना न्यूरमबर्ग ने दिखाया था अब खत्म हो गया है? इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या कोई सवाल है जो आपके मन में उठ रहा है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में होने वाली ऐसी और गहरी चर्चाओं से जुड़े रह सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।